नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बांग्लादेश की हिंसा को लेकर भारत में मची हलचल की, संसद में घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे राहुल गांधी की किसानों से हुई मुलाकात को, शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती मुश्किलों को, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिजाब बैन के मामले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में दिखा भारतीय खिलाड़ियों का जादू, जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। 50 केजी महिला रेसलिंग में विनेश फोगाट की सेमीफाइनल में एंट्री। एससी में एक मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रहे वकील पर भड़के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कहा एक दिन हमारी जगह पर बैठकर देखिए। शिवसेना विधायकों को आयोग में ठहराने का है मामला। लाल कृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी, न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में आडवाणी। शेयर बाजार में गिरावट, 166 अंकों की गिरावट के साथ 78,593 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 63 अंकों की गिरावट के साथ 23,992 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो तुरंत देश छोड़कर भारत आ गई थी। वहीं उनके बेटे ने बांग्लादेश के अगला पाकिस्तान बनने की चेतावनी भी दे दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर है। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग उठी तो सरकार का बयान सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। फिलहाल शासन व्यवस्था सेना ने खुद ही संभाल रखी है। सेना प्रमुख वकार उज्जमान के हाथ में इस समय पूरा प्रशासन है। उन्होंने सेना के शीर्ष पदों में बड़ा फेरबदल भी किया है, जिसके बाद इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं जमान ही सत्ता पर कब्जे की तैयारी तो नहीं कर रहे। फिलहाल तो बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद भी हिंसा थमती नहीं दिख रही है। वहां के हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की जा रही है, अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है, तो जेल में भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, जिसके बाद करीब 500 से अधिक कैदी फरार हो गए। पुलिस स्टेशनों को फूंके जाने के बाद पुलिसकर्मी थाने छोड़कर भाग गए हैं। देश में ना कानून व्यवस्था है, ना ही सरकार दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ प्रदर्शनकारी जो विरोधियों पर जमकर हमले कर रहे हैं। वहीं पूर्व पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भारत आ गए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया जा चुका है। हर गतिविधि पर सेना अपनी नजर बनाए हुए है। इसे लेकर भारत में भी चिंताजनक माहौल है। मंगलवार सुबह सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति बयान की और इस पर देश की रणनीति को लेकर चर्चा की, जिसके बाद संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बताया कि जनवरी 2024 में जब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ, तभी से हिंसा का दौर शुरू हो गया था और जून में छात्रों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो हिंसात्मक हो गया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और उम्मीद जताई कि वहां उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर देश में चिंता दिख रही है, तो दूसरी तरफ चिंता मोदी सरकार की नीतियों को लेकर भी हो रही है। संसद में विपक्ष ने केंद्र सरकार से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर से जीएसटी को वापस लेने की मांग उठाई। इसको लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच राहुल गांधी ने इसे जनता से वसूली करने वाला बताया। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि वो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के दायरे से बाहर करे, ताकि इससे जनता के ऊपर पड़ रहे बोझ को खत्म किया जा सके। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसद सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आए और सरकार से जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी हटाने की मांग की। तो वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ वसूल लिए। हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही होगा। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर लिखा,
कि आज संसद के प्रांगण में इंडिया पार्टियों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी तुरंत हटाए जाने की मांग की, क्योंकि ये जबरदस्ती उगाही हमारी जनता, खासकर मध्यम वर्ग पर कड़ा प्रहार है। मध्यम वर्ग पहले से ही मोदी सरकार की टैक्स वसूली नीतियों के बोझ तले जूझ रहा है। 2024 में भारत का चिकित्सा महंगाई दर एशिया में सबसे अधिक 14% पर है। ऊपर से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर यह गब्बर सिंह टैक्स अमानवीय है और भाजपा की आपदा में अवसर से लूट की नीति का एक और निंदनीय उदाहरण है। बता दें कि इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बारे में पत्र भी लिखा था। इसके साथ ही मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जीएसटी हटाने की मांग वित्त मंत्री से कर चुके हैं। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि लोग जब आपदा में हो तो सरकार का ध्यान पीड़ित से टैक्स वसूली पर नहीं होना चाहिए, जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। और राहत की मांग के लिए ही आज किसानों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। तो क्या है किसानों की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को एक बार फिर किसान संसद पहुंचे थे। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दफ्तर में संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की। किसान नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी के सामने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग समेत किसानों के मुद्दों को हल करने की मांग रखी। किसान संगठन फसलों की ऋण माफी की भी मांग कर रहे हैं। राहुल से मुलाकात करने वाले किसान नेताओं में राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर सिंह उग्राहा भी शामिल थे। ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने राहुल से मुलाकात की हो। इससे पहले भी किसान नेताओं का प्रतिनिधि मंडल संसद पहुंचा था। उनकी इस मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें संसद में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद किसानों ने मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी और संसद में भी किसानों का मुद्दा उठाया गया। इसे लेकर आए दिन विपक्ष सरकार की घेराबंदी करते दिखाई देता है और अब एक बार फिर किसानों ने राहुल से उनके मुद्दे संसद में उठाने की मांग की है। तो वहीं किसानों की इस मुलाकात ने एक बात साफ कर दी है कि राहुल ने जनता के बीच अपनी जननायक की छवि बना ली है। जनता को अब उनसे काफी उम्मीदें हैं। पहले राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे थे और अब जनता खुद उनके पास आने लगी है। चाहे किसान हो या कुली, सब अपनी मांगे लेकर राहुल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। एमएसपी, कर्ज माफी समेत किसानों की कई मांगे हैं और राहुल गांधी ने किसानों की मांग को संसद में उठाने की तैयारी भी कर ली है। वैसे सिर्फ किसानों के मामले को लेकर पीएम ही घिरे हुए नहीं हैं, बल्कि कृषि मंत्री भी बुरी तरह से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन के नोटिस की तैयारी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों की समस्याओं को लेकर इस समय विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कृषि मंत्री ने राज्यसभा में झूठ बोला है, उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा किसान विरोधी है। एक तरफ कृषि मंत्री संसद में कहते हैं कि किसानों को लागत पर 50% का मुनाफा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। कृषि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सदन में भले ही किसानों को लागत पर 50% मुनाफे की बात की जाती है, लेकिन सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ देकर कहा कि किसान को लागत पर कभी भी 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। तो वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। दरअसल चौहान ने दावा किया था कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इस दावे को खारिज करते हुए दिग्विजय ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने करीब 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री ने भी अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब साल 2003 में दिग्विजय ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, तब मध्य प्रदेश में सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जबकि वास्तव में 1997-98 में राज्य में 33 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनकी सोच वास्तविकता में किसान विरोधी है।
जहां मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने के साथ साथ झूठ बोलने के आरोप भी तेज हो गए हैं। एक और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी हो रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार फिर हिजाब बैन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट। कॉलेज में हिजाब बैन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। मुंबई के कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं पर हिजाब बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। दरअसल मुंबई के चैंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी पहनने पर बैन लगाया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज द्वारा हिजाब पर बैन लगाए गए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। मंगलवार को याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सीजीआई के सामने पेश किया गया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के आग्रह पर कहा कि मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन कर दिया गया है, जो आने वाले दिनों में सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। कॉलेज की कार्रवाई मनमानी, अनुचित और गलत है। हाई कोर्ट कॉलेज की तरफ से लिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और उसने 9 छात्राओं की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि मुंबई के चैंबूर में स्थित आचार्य एवं मराठी कॉलेज ने निर्देश जारी कर कॉलेज में हिजाब, नकाब, स्टॉल, बुर्का, बैज और टोपी पहनने पर रोक लगा दी थी। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ड्रेस कोड वाला नियम कोई नया नहीं है। इससे पहले कर्नाटक में भी हिजाब को लेकर काफी विवाद देखने को मिला। ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कर्नाटक में हिजाब बैन का मुद्दा इतना गरमाया कि प्रदर्शन और हंगामे के चलते काफी वक्त तक राज्य के कई शिक्षण संस्थान बंद रहे। एक बार फिर हिजाब बैन को लेकर विवाद छिड़ गया है, तो दूसरी तरफ इस समय सबसे ज्यादा विवाद मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जंग के हालात बन गए हैं। युद्ध तय माना जा रहा है। ईरान बदले की तैयारी में है। ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। अब ईरान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल भी घबराया हुआ है। तो क्या ऐलान किया ईरान ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ईरान इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान जाने का बदला लेने की तैयारी में है और अब उसने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने अगले कदम को लेकर पड़ोसी देशों को चेतावनी जारी कर दी है। एक तरफ ईरान ने बता दिया है कि वो इजराइल पर हमला करने वाला है, तो इस बीच दूसरी तरफ गाजा मिस्र की सीमा पर सुरंग मिली है, जिसके बाद से इजरायली सेना की भी नींद उड़ी हुई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा और मिस्र की सीमा पर स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में ईरान की कई सुरंगों का पता लगाया है, जिन्हें आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तल अवीव पहुंचे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की भी तैनाती बढ़ा दी है। इजराइल एक छोर पर हमास के साथ जंग लड़ रहा है, तो दूसरे छोर पर अब ईरान की तरफ से भी कभी भी हमला हो सकता है। ईरान के तेवरों से साफ है कि वो पीछे नहीं हटने वाला। ऐसे में मिडिल ईस्ट बड़ी तबाही की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। ईरान बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े ऐलान से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक भी टेंशन में है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, जिसके लिए अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और इस बार उन विधायकों का टिकट काटने वाली है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। बता दें कि कांग्रेस उन 5 विधायकों के टिकट काटेगी जिन्होंने महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इनके बदले पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। बता दें कि टिकट कटने वाले विधायकों में सुलभा खोड़के, झीशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, जितेश अंतापुरकर, मोहन हमडे शामिल हैं। दरअसल 22 जुलाई को हुए महाराष्ट्र में विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीती थी। वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें से 2 ही जीत सके। चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आई थी और विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए एक कैंडिडेट को 23 विधायकों के वोट चाहिए थे। इनमें बीजेपी के 103, शिवसेना शिंदे गुट के 38, एनसीपी अजित गुट के 42, कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी
के 15 और एनसीपी शरद पवार के 10 विधायक हैं। बता दें कि ये खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की बैठक से एक दिन पहले आई है, क्योंकि 7 अगस्त को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और अन्य पहलुओं पर एमवीए की बैठक होनी है और अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन में है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल में दिया जाने वाला 18 महीने का एरियर सरकार हजम कर गई है। अब वो कह रही है कि भाई हमको नहीं पता, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव था और जो कि आज भी है, इसलिए हम आपको वो एरियर नहीं दे सकते हैं। भाई आप उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे जो सीनियर सिटीज़न के रेलवे किराए में आधे किराए की रियायत को ख़त्म कर दे, जो पीआईबी पत्रकारों को रेलवे यात्रा में दी जाने वाली रियायत को ख़त्म कर दे। आखिर सवाल नीयत का है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।